हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई वाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। ठीक है, लेक्चर आपका रिकॉर्डेड रहेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए उनको आप देखिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आपसे सॉल्व होते तब आप वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और सॉल्व हो जाए तो उसमें स्किप करके आगे निकल जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दिस लेक्चर। ठीक है जी, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू और लास्ट में कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक रियल नंबर्स हैं और उनका जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है उनके स्क्वायर्स का सम नॉन जीरो है। समझ में आएंगे? नहीं समझ में? मतलब वो सारे के सारे सबका मतलब साइमल्टेनियसली तीनों जीरो नहीं हो सकते। अल्फा जीरो हुआ तो बीटा गामा जीरो नहीं होंगे, या फिर कोई भी दो जीरो हुए तो तीसरा नॉन जीरो होगा। इसका बोलने का मतलब ये है, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ तभी जीरो हो सकता है जब अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ जीरो हो। अल्फा प्लस गामा जो है वो हमारे पास 1 दे रखा है। सपोज द पॉइंट 3 2 -1 इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। यहां पर आपको चारों पैरामीटर्स दिखाई देंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है सर, एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर डेल्टा। और सर यहां पर जो हमें पॉइंट दे रखा है, द मिरर इमेज किस पॉइंट की? सपोज दिस इज द मिरर इमेज, तो मतलब सर इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाली गई है और वो मिरर इमेज आती है सर ये वाली। वो मिरर इमेज कितनी आती है? 3 2 -1 आती है। कोई परेशानी है किसी को? मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास में P है तो Q जो है वो उसकी मिरर इमेज है। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मतलब सारे जो ऑप्शंस हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में है। शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिरर इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि सर ये डिस्टेंस जितनी होगी वही ये डिस्टेंस होगी। तो मैंने फटाफट क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, क्योंकि सर इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा। फटाफट बताइएगा जरा। ठीक है, तो सर आप क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भैया 3 में से 1, 3 + 1 4/2 तो 2 आ गया। 2 + 0 तो 2/2 दैट इज 1 आ गया। -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये -1 आ जाएगा। तो एक तो इसके ऊपर लाई करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी पॉइंट की आप किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालते हो तो आप ये वाली बात बोल सकते हो कि P और Q सर ये और ये डिस्टेंस बराबर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सर ये वाला जो मिरर, मतलब आपने इसको ऑब्जेक्ट माना और इस पूरे को मिरर माना और ये इमेज आई, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी 1 पॉइंट। मतलब सर इनका जो मिड पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, दूसरा पॉइंट। मतलब उसका यूज ये है। तीसरा, आप ये बोल सकते हो कि सर ये वाला जो वेक्टर होगा ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को घटाकर जो आप एक वेक्टर बनाओगे, चाहे इस डायरेक्शन में बनाओ चाहे इस डायरेक्शन में बनाओ, 3D में आप डायरेक्शन क्या लेते हैं, किस में से किसको घटाते हैं, दैट जनरली डजंट अफेक्ट द आंसर, बट हाँ वेक्टर्स में इस बात का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सर ये वाला या फिर ये वाला वेक्टर जो होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, या फिर प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बस ये दो बातों को यूज कर रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, ये मिड पॉइंट जो है ये इसके ऊपर लाई करवाया, तो आप बोल सकते हो इसमें 2 1 -1 अगर मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर डेल्टा, है ना, एक इक्वेशन। ठीक है जी, एक इक्वेशन हमारे पास में ये वाली आ गई। दूसरी इक्वेशन आप ये बोल सकते हो सर उसने एक दे दिखा है, दैट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ये भी ठीक है सर, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। अब जो तीसरी बात मैं बनाने जा रहा हूं वो ये वाला वेक्टर बना रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। कौन से वाला? इसमें से ये वाला घटाकर। व्हाट इज दिस वेक्टर? तो सर ये वाला वेक्टर जो है ना वो बहुत ही आसान है। ये वेक्टर जो है 3 में से 1 गया तो दैट इज 2, 2 में से 0 गया सर दैट इज ऑल्सो 2, -1 में से -1 गया दैट इज 0। मतलब ये वाला वेक्टर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज अल्फा आई कैप बीटा जे कैप एंड गामा की कैप, ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और पैरेलल होंगे तो आप ये बोल सकते हो कि दिस वेक्टर इज k टाइम्स या अल्फा टाइम्स या लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। तो अल्फा जो है हमारे पास में 2 लैम्डा आ गया, बीटा जो है सर वो भी 2 लैम्डा आ गया, और गामा जो है वो आपके पास में 0 आएगा। अगर गामा 0 है
अगर सर गामा 0 है तो ऑब्वियसली अल्फा 1 होगा, ठीक है। और अगर अल्फा 1 है तो सर लैम्डा हाफ होगा, ठीक है। देख लो यहां पे अल्फा को 1 रख दो तो लैम्डा कितना आ गया, हाफ। और अगर लैम्डा हाफ है तो बीटा 1 होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात पे हमारा जवाब टिका हुआ है, ठीक है। अल्फा 0, अल्फा 1, गामा 0, बीटा 1। तो अब बाकी सारी चीजें यहां रख दो, डेल्टा पता चल जाएगा। तो 2 इंटू अल्फा दैट इज 1, बीटा जो है सर वो भी 1, माइनस गामा हमने निकाला दैट इज 0, और डेल्टा हमारे पास में आ गया सर यहां से 3। अब देख लो कौन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाला चेक कर लेते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है सर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 2। डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा की जो वैल्यू आपने निकाली दैट इज 3 और गामा की वैल्यू आ रही है 0, तो 3 माइनस 0 सर ये भी सही लिखा हुआ है। डेल्टा प्लस बीटा तो इसकी वैल्यू होती है 3 और बीटा की वैल्यू जो है आप निकाल के लाए दैट इज 1, तो 3 प्लस 1 4, ये भी सही लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर डेल्टा, सर गलत लिखा हुआ है ये बात, क्योंकि 1 1 0 करोगे तो ये 2 ही आएगा, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आंसर ए बी सी इज द करेक्ट। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, आसान, बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में आया। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का, ठीक है। हाँ है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर 20 के बाद में फिर 21 आना चाहिए था, फिर 22 आना चाहिए था। तो 21 में जो सवाल पूछे गए वो वेक्टर्स से थे, ठीक है। वो जो है जो 2 या 3 सवाल पूछे वो वेक्टर्स से थे, 3D का उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। हाँ है ना। चलिए जी, तो सर यहां पर हमारे पास में पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। P1 एंड P2 टू प्लेन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दो प्लेन्स की हमें इक्वेशंस दे दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन हुज फेसेस लाइज इन P1 P2, लाइज ऑन P1 P2। तो टेट्राहेड्रन होता है बेटा ट्रायंगुलर पिरामिड, ध्यान सुनिएगा प्लीज, जिसके 4 फेसेस होते हैं, और फेस मतलब एक प्लेन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे ये मान लेते हैं कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन हो गया P1, ठीक है। ये वाला प्लेन हो गया P1 और ये वाला जो प्लेन हो गया सर ये मान लेते हैं P2, ठीक है। आपने तो टोटल 4 बोले, आपने 2 ही दे रखे हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर ये 2 प्लेन्स आपको दे रखे हैं तो इनमें से कौन सी लाइन इस टेट्राहेड्रन की एज हो सकती है, ध्यान सुनना। अब अगर मैं एजेस की बात करता हूं तो एजेस बेटा एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है ना। तो ये वाला जो हमारा एज है, ध्यान सुनना, ये वाला जो हम, अच्छा ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन देखो, ऐसे प्लेन P1 P2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्लेन P1 बेस वाला, सॉरी ये वाला प्लेन P2 बेस वाला प्लेन P1, ये हम बोल सकते हैं दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आंसर इज सर यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, जिसमें से एक तो ये खुद ही एक एज है, ठीक है सर, तो एक तो इसका एज ही निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तो ये भी एक एज है, फिर दूसरी ये वाला जो एज है ये क्या है, ये P2 के, ये दोनों जो लाल रंग वाले एज है ना, ये P2 के अंदर लाए करते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लेन P1 में P2 के अंदर ही तो बैठे हैं, और ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को, P1 P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को, जिसको आप एज बोल रहे हो, उसको भी इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी ठीक है सर। अच्छा, फिर मैं 2 एजेस और बनाता हूं सर, सेम स्टोरी इन दोनों एजेस के लिए है। सर ये वाला कौन सा एज है? ये वाला जो एज है ना, ये दोनों एज P1 के अंदर लाई करते हैं और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है सर। अब सर ये वाला जो है ना, इसको आप बोलोगे दिस इज, ये वाला, ये भी एक एज है, बट ये ना ही P1 के अंदर लाई करता, ना ही P2 के अंदर लाई करता, और ये इस एज के साथ स्क्यू है, मतलब ये 2 अपोजिट एज हो गए। तो टेट्राहेड्रन के 2 अपोजिट एज जो है, जो मान लो इसको एज 1 बोलूं, तो दिस इज स्क्यू टू एज 1 एंड डजंट लाइज इन, या डज नॉट लाइज इन P1 एंड P2। तो हमारे पास में देखना, इसमें क्या है, ऑप्शन से जाने वाले मेथड हैं बेटा। ये जो सवाल है इसमें आपको ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कि हम चारों एजेस की लेंथ निकाल लें या चारों एजेस की इक्वेशन निकाल लें, तो फिक्स नहीं है ना। मैं आपको बोलूं कि ये 2 प्लेन है, अब भैया टेट्राहेड्रन बना दो,
तो कोई बच्चा तो बोलेगा सर यहां पर एक पॉइंट ले लो और इस प्लेन P1 के अंदर कहीं एक पॉइंट ले लो, ज्वाइन कर दो और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 पॉइंट ले लो। अब ऐसे कर करके हर एक बच्चा अलग अलग टेट्राहेड्रन बना सकता है। तो सर इनफाइनाइट टेट्राहेड्रन आएंगे तो उनके इनफाइनाइट एजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक एज हो सकता है इस टेट्राहेड्रन का या सम टेट्राहेड्रन का, जिसमें P1 P2 फेसिस की तरह बिलोंग करेंगे। तो फटाफट मैंने तो क्या किया, फटाफट पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाली। ठीक है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको 2 प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस कर लो, तो ये जो वेक्टर आता है दिस इज पैरेलल टू दैट लाइन। ठीक है, मतलब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर अगर आपको चाहिए तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस। तो मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आप बोलोगे 10, 15 और 12, और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बोलोगे आप -2, 5 और 4, है ना। वैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका और भी आपको बता रखा है कि आप इन दोनों की मदद से एक्स वाई जेड में एक रिलेशन बना लो। कुछ ऐसा करो कि कोई एक वेरिएबल को गायब कर दो, फिर एक वेरिएबल की वैल्यू बचे हुए दूसरे वेरिएबल में निकाल लो, और फिर सभी वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बट सर फटाफट हम इनका क्रॉस ही निकाल लेते हैं। तो जो इसके पैरेलल वेक्टर आएगा, इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा दैट इज m वेक्टर, तो वो हम इन दोनों के क्रॉस से निकाल सकते हैं। सर वो कितना आ जाएगा, i j k 10 15 12 10 15 12 -2 5 और 4। तो i का कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा i कैप इज इक्वल टू कितना, ये और ये हट गया 15 इंटू 4 60 होता है, 15 चौके 60 माइनस 12 पांजे भी 60 होता है। बहुत बढ़िया। माइनस जे कैप का कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 40 और -24, तो ये +24 हो जाएगा। ठीक है, और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 50 -30, तो +30 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 80। ठीक है ना, 50 माइनस ऑफ 30, तो 50 माइनस 30 80 हो गए। तो सर ये आ जाएगा 0 और माइनस टाइम 64 और 80, जिसको आप रिड्यूस करके अगर आप इस पूरे को 16 से डिवाइड कर दो, 16 5 80 होते हैं ना, हाँ, तो 16 से डिवाइड करूंगा तो 0 -4 और आप यहां पर ये, तो सर पैरेलल वेक्टर जो है ना वो तो ये आ गया 0 -4 5। 0 -4 5 किसी के नीचे है क्या, अरे भाई 0 -4 5 किसी के भी नीचे नहीं है, मतलब उसने ये वाले एज की इक्वेशन कहीं भी नहीं लिख रखी। गजब कर दिया है जी, है ना। अच्छा है ना। अच्छा, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक इस पे कोई भी एक पॉइंट आपको दिखना चाहिए, तो डायरेक्टली विजुअलाइज करके, मतलब एक एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट ऐसा बना लो जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो, मतलब वो जो है वो पॉइंट वो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, और पैरेलल वेक्टर आपको पता चल ही गया है ना। तो आप बोलोगे सर जैसे कि 12 5 60 और 4 इंटू 5 20, ठीक है सर, मुझे एक पॉइंट दिखाई दे गया इसके ऊपर, वो कौन सा है 005। क्या आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है क्या 005? दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 5, 005। तो सर ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x - 0 बराबर y - 0 बराबर z - 5 होल डिवाइडेड बाय 0 -4 एंड 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में इस एज की इक्वेशन हो गई। आगे चले। तो सर इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये वाला तो मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पहले वाले को, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो बाकी एजेस में क्या फायदा होगा सर, बाकी मतलब जैसे मैं इस लाइन को अगर चेक करना चाहता हूं तो क्या ये इसको इंटरसेक्ट करेगी क्या कभी, है ना। तो चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक एज हो सकता है, ये भी एक एज हो सकता है, ये भी। पहले हम ये वाला अगर एज चेक करें तो हमें एक ऐसा एज चाहिए जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट ना करे। अब वो कोई सी भी लाइन हो सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो सर शुरू हो गए। जैसे इसमें आप अगर कोई पॉइंट मानोगे ना 0, इसको लैम्डा के बराबर करके, तो वो आएगा 0 -4 लैम्डा
और 5 लैम्डा प्लस 5, है ना, है ना, बिल्कुल सही। और इसका जो कोई भी एक पॉइंट मानोगे सर, इस पे कोई भी पॉइंट आएगा वो आएगा 0 0 म्यू। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, ठीक है, इन दोनों को मैं बराबर करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि सर 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है, -4 लैम्डा बराबर 0 और 5 लैम्डा प्लस 5 बराबर म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, 5 म्यू की वैल्यू 5 आ गई, म्यू की वैल्यू 5 और लैम्डा की वैल्यू 0। इसका मतलब सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। जैसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, लैम्डा को 0 रख दोगे, 005 आ गया, 005। तो क्या इसको 005 सेटिस्फाई कर रहा है? तो आंसर इज सर यस। यहां पे 0 रखोगे और यहां पे अगर आपने 0 रखा और यहां 5 रखा, देखो ये तो x बराबर हमेशा ही 0 है, जब आपने यहां 0 रखा तो ये बनेगा 0/4, ठीक है, यहां 5 रखा तो सर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 005। इसमें x की वैल्यू हमेशा 1 है। मैंने ये पॉइंट ही गलत माना है भैया। इस पे जो पॉइंट माना जाएगा ना, वो पॉइंट माना जाएगा 1 1 1 1 5 म्यू प्लस 1 के हिसाब से, 1 1 5 म्यू प्लस 1 के हिसाब से। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो 1 को 0 से, मतलब सर ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, देखो 1 और 0 कभी बराबर नहीं होंगे, तो मतलब ये वाला जो एज है ये इस एज के साथ स्क्यू है, इसको कभी काटेगा नहीं, क्योंकि काटता तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये एक एज पॉसिबल है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये कहानी खत्म होगी, क्योंकि हमें स्क्यू एज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। अब आ जाइए सर, इसको अगर हम म्यू के टर्म्स में सॉल्व करना चाहें तो ध्यान सुनना सर, ये आ जाएगा 6 - 5 म्यू, 2 म्यू और 3 म्यू, ये ठीक है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को, तो सर 6 - 5 म्यू को बराबर 0 किया तो 6 - 5 म्यू बराबर 0, 2 म्यू बराबर -4 लैम्डा, 2 म्यू बराबर -4 लैम्डा और 3 म्यू बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, 600 उसमें आ रहा है। चलिए जी, अब हम एक काम करते हैं सर, यहां इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप बोलोगे सर म्यू की वैल्यू आ गई 6/5, और म्यू अगर आपके पास में 6/5 है तो ये लिखा हुआ 12, ठीक है, 12/5 आ जाएगा और -4 लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/5। क्या ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं? क्या चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जा रहा है 18/5 और यहाँ आ जाएगा सर -15/5 + 5, तो सर ये दोनों तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। देखना जरा, मैंने इसको सही लिखा है ना, 6 - 5 म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू, तो 6 - 5 म्यू बराबर 0, 2 म्यू बराबर -4 लैम्डा और 3 म्यू बराबर 5 लैम्डा प्लस 5। इन दोनों को सॉल्व किया तो म्यू की वैल्यू आ गई 6/5, यहाँ पे हो जाएगा 12/5 और ये कैंसिल करोगे तो -3/5। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 18/5 आएगा, और ये आ रहा है सर ये आ जाएगा -3 और ये 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब सर ये पॉइंट इक्वेट नहीं हो रहा, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी स्क्यू है, तो बिल्कुल सही सर, ये भी चलेगी, ठीक है। आगे चलते जाओ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आपको सारा खेल पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब अगले ऑप्शन पे चलो, फटाफट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कीजिए। सर इस पे आप कोई भी पॉइंट मानोगे इन टर्म्स ऑफ म्यू तो वो आएगा -2 म्यू, 5 म्यू +4 और 4 म्यू। तो चलिए जी इन दोनों को बराबर करते हैं, तो -2 म्यू बराबर 0 और 5 म्यू +4 बराबर -4 लैम्डा, और लास्ट में आ जाएगा 4 म्यू बराबर 5 लैम्डा प्लस 5। ये दोनों पॉइंट्स को कंपैरिजन किया। यहां से मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, तो म्यू की वैल्यू एक तो 0 आ गई, अगर म्यू 0 है तो लैम्डा -1 है। अब एक बार बताओ, लैम्डा -1 और म्यू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर है सर यस।
मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो लाइन दे रखी है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो या तो ये दो ग्रीन वालों में से या फिर ये दोनों रेड वालों में से है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, अब हो सकता है सर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, मान लो ये लाइन ऐसी हो तो मतलब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला कोई एज पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको इंटरसेक्ट करती हुई कोई भी एक ऐसी लाइन आप निकाल दो जो ना ही P1 में और ना ही P2 में लाई करे, तो फिर ये एज पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो क्या ये भैया, क्या ये वाली जो लाइन है ये किसी एक प्लेन में लाई करती है क्या अंदर? तो उसका बढ़िया तरीका है, एक लाइन को अगर आपको चेक करना है कि वो एक प्लेन में लाई कर रही है कि नहीं, तो 040 सेटिस्फाई कर रहा है किसी को? सर 040 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 040 तो 20 माइनस 20 ये ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से हैं? -2 5, -2 5 और 4। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से? सॉरी, इसके पैरेलल वेक्टर तो ये, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है -2 5 और 4। इसके पैरेलल वेक्टर 15 चौके, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 040 जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लाइन को एक प्लेन के अंदर लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके ऊपर लाई करने वाला पॉइंट भी प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो 040 इसके ऊपर मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो वो दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर और लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट 0 होना चाहिए। तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा, लाइन के पैरेलल वेक्टर ये रहा, इनका डॉट 0 नहीं है। सर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा और लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो ये रहा। इनका डॉट चेक करते हैं। सर ये आएगा -20 + 75 है ना, और +48। सर ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सर ये कौन सी वैरायटी निकली, आप एक बार थोड़ा सा क्रिस्प में समझाइए। तो मैंने कहा ये वो वाली लाइन लिखी हुई है उसने जो इस लाइन को काटती तो है बट ना ही P1 में लाई कर रही ना ही P2 में लाई कर रही। हाँ या ना? ठीक है क्या? हाँ, ना ही P1 में लाई कर रही ना ही P2 में लाई कर रही। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अगले वाले में देख लो। सर वापस इसको फटाफट म्यू के टर्म्स में चेक करें, तो ये हो जाएगा म्यू और 4 - 2 म्यू और ये हो जाएगा सर 3 म्यू। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो म्यू की वैल्यू आ गई सर 0, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इक्वेट कर रहा हूं, और -4 लैम्डा बराबर 4 - 2 म्यू। तो यहां से आप बोल सकते हो सर ये म्यू की जगह तो 0 पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब म्यू को यहां 0 रखूं और लैम्डा को यहां -1 रखूं, तीसरा भी सेट बैठ रहा है सर एकदम। और इस पे जो पॉइंट है 040 वो दोनों पॉइंट्स प्लेन्स पे लाई करता है। ठीक है सर। 1 - 2 3, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है -2 5 और 4, और ये है 1 - 2 एंड 3। 12 - 10 -2 -2 -10 और 12। ठीक है सर, इसका डॉट 0 आ गया। मतलब सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है और इसका डॉट इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ 0 आया, दैट मींस ये P2 के अंदर लाई भी करती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना? तो आंसर हमारा हो गया A, B एंड D। C हमारा गलत जवाब है। वापस बताता हूं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां पर आप ये बोलोगे कि सर अगर आपको चेक करना है कि टेट्राहेड्रन के एज कौन कौन से हो सकते हैं, तो एज की दो वैरायटी लाई कर रही है। दो वैरायटी दिखने में, दो वैरायटी कौन सी? एक तो लाल वाले एजेस और एक ग्रीन वाले एजेस। लाल वाले एजेस में आप ये बोल सकते हो, एजेस मतलब लाइन, तो ये जो लाल वाली लाइन है इनमें खास बात ये है कि ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, देख लो। ठीक है, और दोनों लाल वाली एजेस P2 में प्रेजेंट होंगी, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे और दोनों हरे वाली एजेस P1 में प्रेजेंट होंगी। तो इनमें से हम उस लाइन को टिक कर देंगे जो इसको इंटरसेक्ट करे और वो किसी एक प्लेन में प्रेजेंट हो, जो कि इसने और इसने किया। ठीक है क्या? है ना? आई बिलीव ऐसा ही हुआ था। है ना? नहीं, शायद ये दोनों तो स्क्यू थी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है ना? तो ये स्क्यू वाली की वजह से, अब स्क्यू वाली तो कोई सी भी लाइन ले लो, ये लाइन कहीं पर भी हो सकती है। तो हमारा आंसर ABD इस बेसिस पर। और जो लाइन जो इंटरसेक्ट कर जाए उसको ये भी चेक करना है कि वो किसी एक प्लेन में लाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे ये ऑप्शन सी है, इसको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है बट ना ही प्लेन P1 में है ना ही प्लेन P2 में है। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि ये दो प्लेन्स हैं,
तो ये वाला जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक लाइन मैं ऐसी बना दूं, देखना जरा, ये काले वाली लाइन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, देखो कहां घुसी हुई है। और इससे आप वो वाले टेट्राहेड्रन का एज नहीं बना सकते, उस टेट्राहेड्रन का एज इस पर नहीं बना सकते जिसके फेसेस P1 और P2 होंगे। तो बस ऑप्शन सी रिजेक्ट हुआ। बढ़िया सवाल है, थॉटफुल क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल, बहुत ज्यादा जोरदार थॉट वाला सवाल है। अब इसमें एक गलती ये भी होती है, बच्चे सोचते हैं कि हम चारों की लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, नहीं जी, नहीं निकाल पाओगे। इतना जो है वो सिस्टम आपको कंसिस्टेंट नहीं दे रखा, या इतनी पर्याप्त जानकारी नहीं दे रखी कि आप चारों एजेस की जो है वो लेंथ निकाल लें। अगला सवाल जो है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए जरा ध्यान से। एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन। अच्छा, ये प्लेन की जो इक्वेशन है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से दे रखी है, जो कि आपको क्लास में अच्छे से बताई गई है। सर ये कौन सा फॉर्म है? मैंने कहा देख भाई, आर वेक्टर बराबर पैरामीटर टी और पी यूज हो रहे हैं, है ना, टी और पी यूज हो रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है बेटा, टी का कोफिशिएंट बताइए पहले तो मुझे आप। तो टी का कोफिशिएंट है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, देख लेना, माइनस आई कैप तो यहां से टी का कोफिशिएंट, जे कैप यहां से, बस। और फिर तू मुझे पी का कोफिशिएंट बता। सर पी का कोफिशिएंट माइनस आई कैप यहां से, और पी का कोफिशिएंट यहां से के कैप, और बिना कोफिशिएंट के कोई आएगा क्या? तो आंसर इज सर यस, और सर वो होगा के कैप। मतलब सर ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, नोट करके। अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, अगर मैं इतना ही लिखूं तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। बट अगर साथ में मैं ये चीज भी ऐड कर रहा हूं तो दैट मीन्स वो एक ऐसे प्लेन की बात कर रहा है जो कि पॉइंट ए वेक्टर कॉमा, मतलब ए वेक्टर से गुजरता है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा, और इसके अंदर दो वेक्टर्स लाई करते हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मतलब जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक जो पॉइंट उसके ऊपर लाई करे और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अब की बार प्लेन के अंदर लाई करने वाले दो वेक्टर्स आपको दे दिए हैं, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस। तो ये रहा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर दैट लाइज ऑन द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर क्यू का जो है हमने मिरर इमेज लेनी है, रिफ्लेक्शन लेना है। ये सारा बताया है कि टी पी और ये सब रियल नंबर्स हैं, और आई कैप जे कैप के कैप कौन होते हैं वो बताया है यहां तक, ठीक है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। वापस से आपको अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एस का पोजीशन वेक्टर है। तो कहानी सर कुछ ऐसी है, ये रहा पॉइंट क्यू जिसके पोजीशन वेक्टर जो है वो आए हैं 10, 15, 20। पोजीशन वेक्टर में आप जैसे आपने देखा होगा, पैरेलल वेक्टर में निकाल के लाया था, याद है ना, एक आया था 0, -64, 80, तो उसमें सर आपने 16 कॉमन ले लिया था। वो पोजीशन वेक्टर नहीं था, वो बेटा एक वेक्टर था। और पोजीशन वेक्टर के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब इसमें से आप ऐसा मत कर देना 5 कॉमन ले लो और इसको लिख दो 2, 3, 4, ऐसा मत लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है। इसकी जो मिरर इमेज आई है वो आई है सर एस। तो बेसिकली हमें तो इक्वेशन निकालनी है। हाँ सर, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? तो इनके दो पैरेलल वेक्टर, इसके अंदर दो लाई करने वाले प्लेन्स की इक्वेशन, सॉरी इस प्लेन के अंदर लाई करने वाले दो वेक्टर्स आपको पता है, तो इनका क्रॉस ले लो। इनका क्रॉस लोगे तो क्या आएगा, -1, 1, 0 और -1, 0, 1। तो सर ये आई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट आएगा -1, प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट आने वाला है वो आएगा सर +1, ठीक है। तो ये 1, 1, 1। तो सर इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो 1, 1, 1 है, और वही x, y, z के कोफिशिएंट्स बनेंगे है ना। और ये जो बिना किसी पैरामीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जो बिना पैरामीटर के मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है जिसको आप 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप लिख सकते हो। दैट मींस दिस पॉइंट इज 0, 0, 1। तो ये पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा, और अंदर लाई करेगा तो इसका कांस्टेंट पार्ट 1 होना चाहिए, ताकि एक ऐसी इक्वेशन आप लिख दो। वापस बताता हूं, इस टाइप की जो वेक्टर इक्वेशन आपको दी जाती है प्लेन की, इसमें जो बिना पैरामीटर के अकेला वेक्टर लिखा हुआ है वो होता है वो पॉइंट जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और जो पैरामीटर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो दो वेक्टर लिखे हुए हैं वो वेक्टर्स होते हैं जो प्लेन के अंदर लाई करते हैं। उनका क्रॉस निकाल के हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं।
तो इन दोनों का ही क्रॉस आ रहा है 1 1 1, जो कि आई कैप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बने हैं। और इसको अगर मैं पहले मैंने यहाँ पे डी माना और फिर 0 0 1 सेटिस्फाई करा तो डी की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन है। अब आप चाहो तो ये लो भैया, अल्फा बीटा गामा निकाल लो यार। निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, सीधा मिरर इमेज लेना है। दैट इज अल्फा -10 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, बीटा -15 अपॉन वाई का कोफिशिएंट और गामा -20 अपॉन जेड का कोफिशिएंट बराबर, मिरर इमेज के केस में -2 आता है। इस पॉइंट को इस प्लेन के अंदर रखा जाता है और उससे पहले प्लेन की सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 बराबर 0। तो ये जब मैं इसमें रखूंगा तो बेटा ये कितना आ जाएगा? तो 10 प्लस 15 प्लस 20 -1 होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम आता है, रूट नहीं आता जी। ठीक है जी। तो यहां से आप अल्फा बीटा गामा निकाल लो और ये ऑप्शन चेक कर लीजिए। दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन। यहां पर सिर्फ आपको ये अपीरियंस समझानी जरूरी थी, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो ये नोट करके ये वाला डायग्राम दिमाग में रखिएगा, या कुछ बच्चे जानते भी होंगे तो थोड़ा दिमाग से स्लिप होगी बात, कोई बात नहीं। ठीक है। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो IIT JEE 2009 का है। ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एक हम इसी टाइप की सिमिलर टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है, सिमिलर टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करते हैं 2D में, याद है? द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब 2D में है तो हम लोग इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड यूज करते हैं, तो उसका स्लोप +-1 होता है। 2D की बात करूं स्ट्रेट लाइन की, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि एक लाइन जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर एंगल बनाती है, मतलब वो एक्स एक्सिस से भी थीटा, वाई एक्सिस से भी थीटा, जेड एक्सिस से भी थीटा, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1, है ना। एंगल अल्फा बीटा गामा होता तो क्या बोलते? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूं, तो यहां से आप देख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos थीटा आ जाएगा बेटा 1/√3 और वो भी प्लस माइनस। बस उसने बोला है डायरेक्शन कोसाइंस आर पॉजिटिव, तो हमें यहां से नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ये बोल सकते हो 1/√3, 1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली एक लाइन को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? पैरेलल वेक्टर हमें बता देते हैं, और पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। बट सर पैरेलल वेक्टर के केस में हम 1/√3 को क्यों कैरी फॉरवर्ड करें? हम इसको भी तो पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, दैट इज 1 1 1। तो जिस लाइन की वो बात कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही है, x -2/1, y +1/1 एंड दिस इज z -2/1। इस लाइन से तो वो मतलब ये उस लाइन की इक्वेशन होगी। द लाइन मीट्स द प्लेन दिस एट पॉइंट Q, द लेंथ PQ पूछा है। अरे यार IIT JEE 2009 का सवाल है। देख रहे हो ये जो सवाल है ये छोटी छोटी एक पॉइंट पे आकर बस थोड़े से अटक रहे हैं, मतलब आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए था। वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये 2 -1 2 से पास करती हुई पॉइंट Q पर आके काटती है, तो आपको ये वाली जो डिस्टेंस है ये चाहिए। आप चाहो तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, बिना पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करे भी हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में, वहां से भी हो जाएगा। बट सर Q हमें निकालना आसान लगता है, तो हमने क्या किया, अब एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? सर ये हो जाएगा λ+2, फिर ये हो जाएगा λ-1 और ये भी हो जाएगा λ+2। ये इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है। अब सर इसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, और प्लेन की इक्वेशन क्या है भाई? 2x + y + z बराबर 9। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 2 × λ+2 प्लस λ-1 प्लस λ+2 बराबर 9। ठीक है, 2 3 और 1 4, 4 λ 4 8 और यहां आएगा 7, है ना, देख लेना, 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, देख लो यार, 4 - 1 + 2, 6 में से 1 गया 5, 5 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4, लैम्डा की वैल्यू आ गई सर 1, और इसके ऊपर लाई करने वाला पॉइंट हो गया हमारे पास में 303, एंड आई होप ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है 303, है ना।
तो ये वाला पॉइंट 303 आ गया भाई, लियो। अब ये जो डिस्टेंस डी आपसे पूछी है बस वो बता दो। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर, 0 में से -1 गया 1, उसका भी स्क्वायर, 3 में से फिर 2 गया उसका स्क्वायर। सर आंसर आ गया √3, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 3D के हमारे सवाल बहुत आसान से होते हैं। आ जाइए। P is the intersection of the straight line joining this and this है। P is intersection of the straight lines joining Q R with the plane। अच्छा मैं भूल गया था ठीक है। S is the foot of perpendicular drawn from the point T12 to QR, the length of the line segment PS। डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट डायग्राम बनाओ कटाकट। सर ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y - z -1 बराबर 0। तो एक लाइन की वो चर्चा कर रहा है। P is the point of intersection of the straight lining joining the points 2, 3, 5। Q को और R को ज्वाइन करने वाली लाइन 1, -1 और 4, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को जब आगे बढ़ाते हैं तो वो इस प्लेन को पॉइंट P पर जाकर कट करती है। S is the foot of perpendicular drawn from point T, ये वाला पॉइंट T to QR। QR पे हमने foot of perpendicular डाला। अच्छा एक बार बताओ, ये 2, 1, 4 कहां लाई करता है? इस पे लाई करता है क्या? चेक करेंगे एक बार। तो सर ये कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 -4 और इसमें 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 मैंने यहां रखा 10, यहां रखा 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4 और -1। नहीं सर ये इस पे लाई नहीं करता। ठीक है, तो T फिर यहां कहीं है, कहीं पर भी मान लो पॉइंट T जो है वो 2, 1, 4 यहां कहीं है और यहां से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, टू QR द लेंथ ऑफ, अच्छा S इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो है ये हमारे पास में S है। तो हमसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PS, हमसे ये वाली दूरी पूछी गई है। बताइए भैया कैसे सॉल्व करोगे? सर P निकाला जा सकता है, मैंने कहा हाँ। S निकाला जा सकता है, मैंने कहा हाँ, दोनों निकाले जा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो नो सर, बट S और P निकालना ही इंपॉर्टेंट है क्या? दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वन इज पॉइंट P और S निकालेंगे, ध्यान सुनना फटाफट। व्हाट इज पॉइंट P? तो सर एक काम करो, RQ या QR की इक्वेशन बताओ फटाफट, किसी भी एक पॉइंट से पास करवा दो। मैं इस पॉइंट से पास करवा रहा हूं, ठीक है, R से, और इनके डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 और 5 -4 दैट इज ऑल्सो 1, है ना? 5 है ना, बिल्कुल सही। ये हमारे पास में QR की इक्वेशन आ गई। तो अब सर पॉइंट P निकालना है तो लैम्डा के टर्म्स में एक पॉइंट मान लेते हैं दैट इज लैम्डा +1, 4 लैम्डा -1, इस लाइन पर QR पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, तो 4 लैम्डा -1 एंड लैम्डा +4, इसको इसके अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं। तो जब इसके अंदर सेटिस्फाई करवाएंगे तो 5 लैम्डा +5, x की जगह लैम्डा +1 लिखा है, -4 × 4 लैम्डा -1 और z की जगह माइनस ऑफ लैम्डा +4, यही है ना, z की जगह माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ, बराबर 0। तो 5 लैम्डा +5 -16 लैम्डा +4 माइनस लैम्डा -4 -1 बराबर 0। 5, अच्छा ये +4 और -4 तो गया, +4 और -4 तो गया, 21 आ गया ना, ये देखना जरा। नहीं भाई अलग है थोड़ा, ये और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा और इसमें जोड़ोगे तो -12 लैम्डा। ठीक है, ये आपने गया तो सर ये कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो +4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/12 1/3, तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई तो 1/3 + 1 दैट इज 4/3,
4/3 -1, तो दिस इज 1/3 है ना, 1/3 यहां रखा है, और 1/3 + 4, 12 और 1 13, तो ये हमारे पास में पॉइंट आ गया सर कितना, 4/3, 1/3, 13/3। क्लियर है? मैंने इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब मैं एस भी निकाल रहा हूं, तो पॉइंट पी हमारा हो गया। अब मैं एस निकाल रहा हूं। सर एस क्या होगा? एस क्या होगा? सर एस कुछ नहीं, इस पे वापस से लाइन करने वाला एक पॉइंट मान लो, तो एस को हमने वापस से वही मान लिया, क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एस हो जाएगा सर λ+1, 4λ-1 और λ+4। तो एस के कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो एस और टी को घटाकर क्या आप एक ये वाला वेक्टर बना सकते हो? व्हाट इज टी एस वेक्टर? तो टी एस वेक्टर क्या हो जाएगा? सर एस वाले पॉइंट में से टी के पॉइंट घटाना स्टार्ट करो, तो λ+1 में से 2 गया तो λ-1, 4λ-1 में से 1 गया तो सर 4λ-2, और λ+4 में से 4 गया तो सर ये लो, ये टी एस वेक्टर हमारे पास ये आ गया। टी एस वेक्टर में खास बात ये है कि वो इसके पैरेलल वेक्टर, मतलब इसके पैरेलल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस वेक्टर का डॉट हम कर रहे हैं लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ 0। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में λ-1, सर ये आ जाएगा हमारे पास में 16λ-8, और ये आ जाएगा सर हमारे पास में λ = 0। 17 और 1 18 λ = 9, λ की वैल्यू आ गई सर हाफ, और अगर λ हाफ आ गया है दोस्तों, तो हमारे पास में पॉइंट एस जो है वो यहां लिखो, हाफ +1 3/2। सर यहां पे हाफ रखेंगे तो ये बनेगा 2, 2 - 1 1, और यहां पे अगर मैं हाफ रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा हाफ रखने पर 8 और 1 9/2, है ना। अब पीएस लिख देते हैं फटाफट। तो व्हाट इज सर डिस्टेंस पीएस? चलिए पीएस जो है अब थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं। तो पीएस जो है वो पॉइंट पी और एस के बीच की दूरी है, जो कि आसानी से निकाली जा सकती है। फटाफट देखना जरा, 4/3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका 3/2, दोनों को घटाऊंगा तो एलसीएम आ जाएगा 6, 8, इधर जाएगा 8 और इधर जाएगा -9, तो -1/6। फिर 1/3 -1, 1/3 -1, सर ये आ जाएगा -2/3, और सर 13/3 -9/2, फिर से एलसीएम आएगा 6, 26 - 27, तो -1/6। इसको भी आप चाहो तो -4/6 लिख सकते हो। इसका स्क्वायर आएगा बेटा 1/36, इसका स्क्वायर आएगा बेटा 16/36, और इसका स्क्वायर आएगा बेटा 1/36। 16 1 17 और 1 18, 18/36 होता है 1/2, और उसका रूट होता है बेटा 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा मैच कर गया। ठीक है, इसमें तो मैंने पॉइंट पी और एस दोनों निकाले, आसान था निकालना। कैलकुलेशन थोड़ी आपसे 3D या वेक्टर्स के क्वेश्चन में करवाई जा सकती है, बट इज यस वर्थ कैलकुलेटिंग है। ठीक है, अब दूसरा जो मेरे दिमाग में एक तरीका और आ रहा है ना, वो मेरे दिमाग में मेथड 2 के नाम पे ये आ रहा है। ये ठीक है क्या? ध्यान सुनना जरा, है ना, बिल्कुल सही। या फिर मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। ठीक है, अब मेथड 2 के नाम पे जो मेरे पास दिमाग में एक तरीका आ रहा है, जिसको आप M2 बोलोगे, जिसमें मैं P और S को निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना प्लीज। ठीक है, P और S को नहीं निकाल रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, ज्योमेट्री से जाते हैं। चलिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रहा है सभी को? सर पहले बना तो दो, फिर ये तो दिखेगा। मैंने कहा ये देख, मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी भैया, S निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो आपके पास में T पता है और P पता है, और ये रहा S। हमसे PS पूछा है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x या अल्फा है ये डिस्टेंस, और ये वाला एंगल थीटा बोल रहा हूं, मतलब ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूं थीटा, है ना। अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये थीटा
ये 90, ये 90 माइनस थीटा, मतलब इस थीटा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, छोड़ो फिर, छोड़ो, परपेंडिकुलर वाला आइडिया हटा देते हैं। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो पीएस आप बोल सकते हो दैट इज अल्फा कॉस थीटा। ठीक है जी, अल्फा कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, जो मैं आपको अब बना के दिखा रहा हूं। एक तो ये वाला वेक्टर इस लाइन के पैरेलल, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आर क्यू वेक्टर बोल दो या क्यू आर वेक्टर बोल दो, और एक ये वाला वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा है। ठीक है, तो ये वेक्टर आपको पता है, आपने पॉइंट पी निकाल दिया, तो आप ये वाला वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों वेक्टर आगे, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया, तो आपको पीएस डिस्टेंस को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप करेंगे डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो मेथड 2 में आप बोल सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग एस, बट मेरे ख्याल से टाइम उतना ही लगेगा यार, क्योंकि अब की बार आपको एस नहीं कैलकुलेट करना, तो फिर आप ये वाला वेक्टर और एंगल वो सब कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, जरूर ट्राई कीजिएगा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, P is the image of the point with respect to the plane this and then the equation of the plane passing through P and containing this straight line। बहुत ही आसान सा सवाल, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, करना आपको खुद है। P जो है वो इस पॉइंट की इमेज है with respect to this plane। ठीक है, then the equation of the plane passing through P and containing the straight line। बहुत आसान है सर, ये रहा एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, x/1 y/2 और z/1। तो इसके ऊपर जो लाई करने वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो पॉइंट है 0 0 0, और इसके जो पैरेलल वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो पैरेलल वेक्टर है सर 1 2 1, है ना। तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो गया 1 2 1, और पॉइंट लाई कर रहा है वो है ओरिजिन। ठीक है, तो बस बहुत आसान, इसका पॉइंट P निकाल लो यूजिंग इमेज। इमेज का फॉर्मूला यूज करके आप पॉइंट P निकाल लो, बिकॉज आपको ये पॉइंट दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है, इमेज आ जाएगी। ठीक है जी, इमेज आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, अब सर हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो ठीक है भाई, इसको घटाकर एक वेक्टर बनाते हैं। अब ठीक है, मान लेते हैं ये वाला m वेक्टर है और ये वाला n वेक्टर है, ओरिजिन से पॉइंट P का घटाकर, तो P का पोजीशन वेक्टर ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना, जिसको आप T वेक्टर बोल सकते हो, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो इसके अंदर लाई करने वाले दो वेक्टर्स का क्रॉस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको पता चल गया, और परपेंडिकुलर वेक्टर पता चलने के बाद में सर आपको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट तो पता है ही, काम खत्म। ठीक है, इसमें वैसे सारे ऑप्शन ही ओरिजिन से पास करने वाले हैं। तो ये वाला जो है दिस इज बेसिकली डू इट बाय योरसेल्फ, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। एकदम आप बोल सकते हो कि बहुत ही नंबर बस ऐसे दिए कि बोला ले जाओ बेटा, छोड़ना मत। आ जाइए अगला सवाल, और जो कि कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस पे बेस्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। दो लाइंस आपको दे रखी है, इस लाइन को पहले आप सिमेट्रिक फॉर्म में ढंग से लिख लीजिए। मतलब ये लाइन लिखी हुई है बेटा x-5/0, जो भी कंपोनेंट ऐसे अलग थलग पड़ा होगा ना, जैसे ये लाइन कैसे हुई सर, x बराबर 5 है और ये दोनों बराबर कर रखे हैं, तो आपको अगर इस कंपोनेंट को इसमें जोड़ना है तो 5 को एक तरफ लेके जाओ, डिनोमिनेटर में 0 लिख दो, बराबर कर दो आप y -0/3 माइनस अल्फा के, और यहां पे आप लिख दीजिए z -0/-2। बेसिकली वो यहां जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू हमेशा 5 होगी जब आप इस लाइन पे मूव करोगे, तो आप इसको बराबर लैम्डा मान के कोई भी पॉइंट मानने की कोशिश करो, x की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, बिकॉज हमने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया। ठीक है ना। यहां आ जाइए सर, सिमिलरली अगर हम इस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे x -α/0, y -0/-1, एंड दिस इज z -0/2 अल्फा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर दो लाइंस कोप्लेनर हों तो सर उसमें दो केस हो सकते हैं। मतलब कोप्लेनर होने का मतलब है कि वो एक ही प्लेन में लाई करते हों। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करती हों दोनों लाइंस। ठीक है जी। ऐसे या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल भी हो सकती हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर होती हैं। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या है सर, हम डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 किस किस का, एक उसके पैरेलल वेक्टर, एक दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर, और एक वेक्टर हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ उन दोनों पर लाई करने वाले पॉइंट्स
तीन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट आपको 0 करना होता है। तो जैसे इस लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, 5 0 0, और इस लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है सर, अल्फा 0 0। तो तीसरा वेक्टर हम इन दोनों को घटाकर बनाएंगे, ठीक है। तो आप डेल्टा 0 कर दो, ठीक है, ठीक है जी, है ना। चलिए सर, एक हमारे पास में वेक्टर हो गया 5 माइनस अल्फा 0 0, और एक इसका पैरेलल वेक्टर दैट इज 0 3 माइनस अल्फा -2, और सर एक इसका पैरेलल वेक्टर हो गया दैट इज 2 माइनस अल्फा, है ना। अब वो पूछ रहा है देन द अल्फा, इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। सीधा सीधा सर 5 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, इस रो के अलॉन्ग ओपन करूंगा ऑब्वियसली, दिस इज 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा सर -2, है ना। ये लिखा हुआ बेटा अल्फा स्क्वायर और -5 अल्फा प्लस 6 आएगा, और 6 में से 2 गया तो ये +4 हो जाएगा, और इसको आप 5 माइनस अल्फा लिख दीजिए। इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सर अल्फा बराबर 1 और 4, और यहां से आ जाएगा 5। तो 1 4 और 5 आप ले सकते हो वैल्यू, 1 4 और 5 ये कैसा भैया, ये क्या है, 1, ये भैया ने ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ की है, 1 हो गया 4 हो गया, तो कहीं ना कहीं 1 5 भी लिख देता हूं, ठीक है, हाँ है ना। अब देख लेते हैं, वैसे वो शायद 1 2 3 4 लिखा हुआ है मेरे को जहां तक अच्छा लग रहा है, ए और डी बोल रहा है ना, हाँ। अगर 1 5 4 है तो ये तीनों ऑप्शंस होंगे, बट मैं समझ गया हूं कि कहानी कहां गड़बड़ हुई है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, दिस ऑप्शन इज नथिंग बट दिस ऑप्शन इज 2, तो ये वाला ऑप्शन आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारा सही जवाब है और ये हमारा सही जवाब है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज तब बनती है, कोप्लेनर तो देखो दोनों ही हो सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं अगर एक्स की अल्फा की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं या 5 रख दूं, चलो, तो अल्फा की वैल्यू 5 रखते ही ये दोनों लाइन सेम बन जाएगी। देखो, क्योंकि ये क्या बनेगा जरा देखना, पहले वाली लाइन क्या है, x माइनस 5 बटे 0, y माइनस 0 बटे 5 रखोगे तो माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा, अगर आप 5 रखते हो तो यहां बन जाएगा -2, है ना, और z माइनस 0 बराबर अपॉन -2, ये भी यहां रखूंगा 5, तो x माइनस 5 बटे 0 जवाब आ चुका है। मैं तो थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां 5 रखूंगा तो -3, नहीं सेम नहीं बनी, अलग अलग है, पैरेलल वेक्टर अलग अलग है, इंटरसेक्टिंग बन गई। 1 रख के देखो जरा, 1 पर क्या होगा, यहां पर 2 और यहां पर ये, हाँ 1 रखने पर, अल्फा बराबर 1 रखने पर, ठीक है, अल्फा बराबर 1 रखने पर ये कहानी क्या बन रही है, x माइनस 5 बटे 0, y बटे 2, z बटे -2, पहले वाले में अल्फा 1 रखा, और ये दूसरे वाले में x माइनस 1 बटे 0, y अपॉन -1, और z अपॉन क्या रखा मैंने, अल्फा को 1 1। तो देखो इसके पैरेलल वेक्टर है 0 2 -2, इसके पैरेलल वेक्टर है 0 -1 1, दोनों पैरेलल वेक्टर पैरेलल है, तो इस केस में ये जो लाइन है ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो तभी कोप्लेनर हो, नहीं जी, लाइंस अगर पैरेलल हैं तब भी कोप्लेनर है। सवाल को मजेदार तब बनाया जा सकता है, पता नहीं आईआईटी वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था सर, उसको बोल देना चाहिए लाइन आर कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल, कि कोप्लेनर तो है बट पैरेलल नहीं है, समझ में आया, डज नॉट मतलब दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता, उसमें जनरली डेल्टा 0 करते बच्चे, डेल्टा 0 करते ये 3 वैल्यूज आती, तो हम ये चारों आंसर दे देते, मतलब ये जो ऑप्शन में प्रेजेंट है 1 और 4 वो टिक कर देते हैं, जबकि अल्फा को 1 लेने पर ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो जा रही हैं। वैसे ही अल्फा को 4 लेने पर क्या हो रहा है वो चेक कीजिए। बट हाँ, अगर कोप्लेनर बोला है तो दोनों केसेस आएंगे, इंटरसेक्टिंग भी आएगा और पैरेलल भी आएगा, ठीक है जी। अगला सवाल ये रहा, जेईई एडवांस 2015 का सवाल है। आर क्यूब लिखने का मतलब होता है ही इज, और मतलब जो एग्जामिनर है दैट इज डिनोटिंग स्पेस। स्पेस का मतलब कि आप x, y, z का किसी भी पॉइंट को ले लो जिसमें x, y, z तीनों r हैं, आर आर आर, फिल्म की बात नहीं हो रही है, आर क्यूब 3D स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जो राजा मौली जी की पिक्चर आई थी,
RRR। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं वो देखते ही पता चल गए थे उनको कि ये पिक्चर वो 3D में लॉन्च करेंगे। क्यों? RRR का मतलब है R क्यूब, सारी रियल वैल्यूज है। सर बहुत ही घटिया था, बट दिमाग आपका ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आप अगला सवाल पढ़िए और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। तो क्या हो रहा है सर, एक हमारे पास में ये रहा प्लेन, अरे वाह, y बराबर 0 मतलब xz प्लेन की बात हो रही है, और अरे वाह दूसरा प्लेन भी दे रखा है P3b, ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 P2, इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा प्लेन है P3 विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। जैसे ही उसने बोला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो P3 की इक्वेशन में कैसे एज्यूम करूंगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले तीसरे प्लेन की बात कर रहा है, तो भैया ऑब्वियसली P1 प्लस लैम्डा P2 की मैं बात करूंगा, तो यहां पर P2 को पहले लिख रहा हूं, P2 की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस जेड माइनस 1, लेफ्ट में ले आओ, प्लस लैम्डा टाइम्स y, ये तो अकेला यही है, बराबर 0। तो सर उसकी इक्वेशन आप ऐसे मान सकते हो, दिस इज अवर P3 फैमिली ऑफ प्लेन से। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 0 फ्रॉम P3 इज 1, इस प्लेन की दूरी पॉइंट 0 1 0 से 1 है, ठीक है सर, मतलब लैम्डा निकालने की कंडीशन दे दी, बहुत बढ़िया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम P3 इज 2, अरे भाई इसकी डिस्टेंस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। चलिए मल्टीपल करेक्ट है, इज आर ट्रू पूछा ना, एक बार बताओ ये कैसी इक्वेशन है सर, ये बड़ी मस्त इक्वेशन है, कैसा सवाल है, हल्का सवाल है सर। 0 1 0 से सर इसकी डिस्टेंस निकालते हैं और वो डिस्टेंस हमें दे रखी है 1, तो आप x की जगह 0, y की जगह 1 और लैम्डा की z की जगह 0 और माइनस 1 ऐसा बच जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में सभी लोग भली भांति से जानते हैं x y z के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम आता है, 1 का स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, तो दिस इज 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको इधर भेजिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, उड़ी बाबा। तो सर यहां से आप बोलोगे कि लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा बराबर माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, वो भी नेगेटिव की, और लैम्डा अगर हाफ आया है वो भी माइनस का, तो हमारे सामने प्लेन की जो इक्वेशन हो जाएगी ना वो सर ये हो जाएगी, तो माइनस हाफ यहां रख रहा हूं, 2 इधर भेजा तो दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर भी किया, बट जो जानकारी दे रखी है वो कट गई, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब आपको इससे इसकी डिस्टेंस लिखनी है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, और उसको 2 के बराबर कर देना, तो 2 बराबर अल्फा बीटा गामा को यहां पटको, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 4 8 और 1 9, है ना, ये कितना हो गया 4 4 8 और 1 9, दैट इज 3। तो ऑब्वियसली सर जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और मॉड लगा हुआ है तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 बराबर एक बार प्लस 6 के बराबर, एक बार माइनस 6 के बराबर, मॉड हटा दिया, पहले 3 को इधर भेजा तो ये बन गया 6, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8, एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है, और माइनस 6 को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 वाला ये है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। मॉड की वजह से हमारा जवाब जो है वो सही आया, कुछ भी नहीं था सर, ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं वो एक एज वाला अगर सवाल छोड़ दो, उसमें थोड़ा सोचना भी था और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था क्वेश्चन, कि आपको हर एक लाइन को चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन कैसी जा रही है, बट बाकी सब तो सर धमाधम आसान हो रहे हैं, सॉल्व ही हुए जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जी। क्या है, कंसीडर ए पिरामिड OPQRS located in the first octant with O as origin, OP and OR along x axis and y axis, बिल्कुल सही। O जो है ओरिजिन है,
OP जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, OR जो है वो y एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली। द बेस OPQR, अच्छा तो z एक्सिस इसकी बाहर आ रही है मेरे ख्याल से, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान सुनना। ये आप बनाइए x एक्सिस, ये आप बनाइए y एक्सिस, और ये आप बना दीजिए z एक्सिस। एक पिरामिड की बात कर रहा है तो ये रहा O, यहां पर कहीं पर P है, यहां पर कहीं पर R है, ठीक है। कंसीडर ए पिरामिड, हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑक्टेंट में ना सारे पॉजिटिव हैं। O ओरिजिन है, OP OR हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। द बेस OPQR, तो O हो गया, P हो गया, अब Q पक्का सर यहां कहीं बचा होगा, इज ए स्क्वायर। वाओ, जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। बट सर आपने तो पैरेललोग्राम बनाया है, मैंने कहा 3D में दिखा रहा हूं ना तो डायग्राम थोड़ा ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा, बट हाँ ये सारे के सारे बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, जिसमें OP की लेंथ 3 है, ठीक है। S इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट T ऑफ डायगोनल OQ। वाह सर, ये रही डायगोनल OQ, इसका मिड पॉइंट है T, इसके वर्टिकली अबव S हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर TS की जो लेंथ है वो है 3, ठीक है। देन क्या पूछा है अभी बता देते हैं। सर ये तो धमाधम ही सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड ऐसा बनेगा, बेसिकली इसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड किसको बोलते हैं कि आप कोई भी पॉलीगन अपने हाथ पे बनाओ और उसके चारों या पांचों या 6 के 6 वर्टिसेस को, जितने भी आपने जितने साइडेड पॉलीगन बनाया उसको ऊपर एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो वो बन जाता है एक पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए मैं अब इस स्ट्रक्चर को हटा रहा हूं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। तो सर ये तो आसान है, मैंने कहा ये डिस्टेंस 3 है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट 3 0 0 हो जाएगा क्या। ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस पर ये वाली डिस्टेंस भी 3 है तो दिस इज 0 3 0 हो जाएगा क्या। अब ये वाला जो आपका वेक्टर है, अच्छा इसको आप बोलोगे 3 3 0 ऑब्वियसली, है ना। ठीक है सर, इसका जो मिड पॉइंट आएगा सर t के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये x ये y, अभी z को मत देखो ऐसे, तो ये 3 0 0, ये 0 3 0, तो स्क्वायर बनाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से 3 और यहां से 3, तो ये हो जाएगा 3 3 0, ठीक है। सर ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 3/2 0, ये हो जाएगा इसका। अब वर्टिकली ऊपर चले हो मतलब आप z एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो 3 डिस्टेंस से, तो z एक्सिस के पैरेलल अगर आप मूव कर रहे हो तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, ठीक है। तो लो भैया s भी आ गया। क्या पूछा है, OQ और OS के बीच की, OQ और OS के बीच का एंगल पूछा है। तो बेटा एक बार बता, OQ वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर सर O से Q की तरफ जाने वाला 3 3 0 में से 0 0 0 घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 3 0, और OS वेक्टर क्या हो जाएगा सर, O से S की ओर जाने वाला वेक्टर, तो S में से O घटाओगे तो 3/2 3/2 3। इसको आप हल्का करके 1 1 0 लिख सकते हो क्योंकि वेक्टर ही है। एंगल निकालना है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं सर पोजीशन है, अब की बार आप कॉमन कैसे ले सकते हो, एंगल निकालना है, चाहे आप इतने दो बड़े वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, चाहे इसके अलोंग छोटे वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, एंगल थोड़ी बदलता है। बिल्कुल सही, तो मैंने 3 से यहां पे क्या करो 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 से, तो ये वाला मैं लिख रहा हूं दिस इज 1 1 और 2, है ना, बिल्कुल सही। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है अगर आपको, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इस दोनों का डॉट 1 1, तो ये आ जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यही होता ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी लिख लिया डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और सर ये हमारे पास में आ जाएगा 4 और 2 6 √6। सर ये आ रहा है हमारे पास में कितना, दोनों का डॉट यही आ रहा है ना 1 1, हाँ 0, बिल्कुल सही, तो 1/√3 आ रहा है सर ये, तो ये बोल रहा है 1/√3, 60 डिग्री पे से इसकी वैल्यू तो √3/2 होती है, गलत बोल रहा है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS, OQ और S, इसको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन, है ना, ठीक है सर, इसको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या वो प्लेन
ओ क्यू एस जो प्लेन होगा उसमें आपका ये जो z एक्सिस है ये भी इंक्लूड हो जाएगी क्या? देखो ना, ओ क्यू एस ऐसे आएगा प्लेन, तो ओ क्यू एस प्लेन में z एक्सिस भी इंक्लूड हो जाएगी। मतलब सर z एक्सिस अगर इंक्लूड होगी तो इसके पैरेलल वेक्टर का डॉट z एक्सिस के साथ 0 होना चाहिए। तो इसका पैरेलल वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप है, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसका डॉट विद के कैप। हाँ ये तो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मतलब मैं पूरी इक्वेशन नहीं निकालना चाह रहा। तो इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। क्या इसमें क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर, 3 3 0 रख के देखो। और क्या इसमें एस भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है ये वाले प्लेन की इक्वेशन होगी, तो हमने क्या किया, ओ एस और क्यू तीनों इसमें रख के देखे सेटिस्फाई कर रहे हैं, निकालने की बजाय सेटिस्फाई करवा के यहां पे ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, पी कौन सा पॉइंट है, 3 3 0 टू द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल ओ क्यू एस। अब पॉइंट पी की दूरी आपको इस ट्राइंगल से बतानी है ना। तो ये रहा प्लेन और ये रहा पॉइंट, तो 3/√2 आ जाएगी। बेसिकली ये प्लेन की डिस्टेंस, ये रहा पॉइंट, 3 0 0 रखा और डिवाइडेड बाय एक्स और वाई जेड, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, तो 3/√2। ये भी ठीक लिखा हुआ है सर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग आर एस, आर और एस को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। सर देखो ये आर और एस एक ऐसे लाइन आने वाली है, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब ये लाइन ऐसे आएगी। कुछ लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देंगे, सर देखो यही परपेंडिकुलर है। बेटा आर पॉइंट यहां है, एस यहां है, तो आर एस एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन आएगी, इंक्लाइंड लाइन। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेगा तो कैसे निकालेगा भैया? जो कोई अगर क्वेश्चन बन भी रहा है, ये पॉइंट हो गया आर, ये वाला पॉइंट हो गया 3/2, 3/2 और 3, यहां कहीं पे ओरिजिन है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, इस पे पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। या फिर आप एक बार बताओ, ये वाला और ये वाला वेक्टर कितना है सर? ये वेक्टर हो जाएगा 3/2 माइनस 0, तो 3/2, 3/2 माइनस 3, 3/2 माइनस 3, ठीक है। तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 3/2 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3। तो इस पैरेलल वेक्टर को आप ऐसे ना लिखकर, पैरेलल वेक्टर ही तो है, इसको मैंने क्या किया, फिर से 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर -1 और 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2। तो पैरेलल वेक्टर मैं ये ले रहा हूं और ये वाला वेक्टर मैं ले रहा हूं कौन सा, 0 3 0, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए cos थीटा, तो बात बन जाएगी। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज cos थीटा, तो इन दोनों का डॉट, तो वो आ जाएगा -3 होल डिवाइडेड बाय 3 और इसका कितना हो जाएगा √6, तो दिस इज -1/√6 आ जा रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू -1/√6 आ गई, बहुत बढ़िया। चलो घबराने की जरूरत नहीं है। सर अगर ये वाली डिस्टेंस 3 है ना, तो ये जो d होगी ना डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जो पूछ रहा है वो होगा d sin थीटा। तो अगर cos थीटा 1/√6 है, 1/√6 है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये √5 आएगा। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 3 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5/√6। सारा का सारा मामला रूट के अंदर ले जाकर लिखना है। तो ऊपर बचेगा √3, √5, नीचे बचेगा √2। कैसे? इसको एक √3 और √2 अलग कर, √3 को ऊपर कैंसिल कर दे, तो ये √15/2 ही आ रहा है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो हमारे पास में BCD करेक्ट हो गया, आंसर ए गलत है, ठीक है। आसान सा है और पिरामिड का नाम लेकर सिर्फ डराया है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए जी जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, दो प्लेन्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन कोसाइंस,
द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2, एक्यूट एंगल बिटवीन P1 P2 इज 60 डिग्री। तो सर एक बार बताओ, पहले तो ये एक्यूट एंगल वाला ही निपटाते हैं। तो उसमें है 2 1 -1 और इसमें है 1 2 1। इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है, तो cos थीटा बराबर दोनों का डॉट कितना आ रहा है 2 + 2 - 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा बेटा √6 और यहां पर भी आएगा √6। 4 में से 1 गया तो 3/6 आ जाएगा और ये आ जाएगा हाफ वैल्यू आती है सर 60 डिग्री पर, बिल्कुल सही। तो इनके बीच का एक्यूट एंगल तो यही है P1 P2 के बीच का। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आप सभी लोग फिर से जानते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर अगर आपको चाहिए तो दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस कर दो। तो मैंने क्या किया, दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस करना स्टार्ट किया। I कैप J कैप K कैप 2 1 -1 1 2 1, ये कितना आ जाएगा सर, I कैप का कोफिशिएंट आ रहा है 1 - 2, तो ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -2। और K कैप का जो J कैप का जो कोफिशिएंट आएगा, J कैप का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा 2 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 3। और K कैप का जो कोफिशिएंट आ रहा है सर वो आ रहा है 4 में से 1 गया 3। तो भाई साहब वो जो लाइन बनेगी ना वो आएगी 3 - 3 3, जिसको आप पैरेलल वेक्टर ही तो है 1 - 1 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन कोसाइन, ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज 1 to 1 बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है सर एकदम, है ना, एकदम क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है सर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो बेसिकली सर ध्यान सुनना, तो ये वाली जो हमारी लाइन है क्या ये इसके परपेंडिकुलर है 1 - 1 1 के, तो दोनों का डॉट करके देख लेते, दोनों के पैरेलल वेक्टर का डॉट 9 - 9 + 3। सर डॉट नॉन जीरो आ रहा है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है। P3 is the plane passing through this 4 2 -2 and perpendicular to the line of intersection P1 P2। P3 कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से गुजरता है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ मतलब जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। प्लेन के लाइन के पैरेलल वेक्टर ये रहा, तो x - y + z बराबर d, और d निकालने के लिए मैंने इसको 4 2 -2 से पास करवा दिया, 4 2 -2। तो सर यहां पर हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो हमारे पास P3 की इक्वेशन आ गई x - y + z बराबर 0। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 1 1 फ्रॉम द P3, तो इसका डिस्टेंस 2 1 1 से निकाल लीजिए प्लीज। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का मॉड। सर ये आ रहा है 2/√3, सर ये सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन C और D जो है वो आपके सत्य हो गए। चलिए जी, अब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा सवाल, पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, सिंस वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप उस चीज का फायदा उठाइए और फिर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ABC ऑफ ए टेट्राहेड्रन ABCD इज 1 1 1 0 3 0 0, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन है, तो लो सर, ये हो गया सर हमारे पास में 1 1 1 A, और जो B है वो हो गया सर 1 0 0, और जो C है सर वो हो गया 3 0 0, एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D, ओ भाई एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D, आगे पढ़ते हैं, पहले क्या है, द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द अपोजिट फेस ABC मीट्स द मीडियन। अच्छा ये काम करते हैं, फेस ABC बना लेते हैं ताकि ऑल्टीट्यूड ऊपर से आती हुई अच्छी लगती है। ये A, ये B, ये C, दिस इज 1 0 0 और दिस इज 3 0 0, और जो ये है आपके पास में, ये है आपके पास में कितना 1 1 1। D इसके ऊपर कहीं लाई कर रहा है। द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द अपोजिट फेस ABC,
ठीक है, मीट्स द मीडियन लाइन थ्रू ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट ई। इस ट्राइंगल एबीसी में एक मीडियन ड्रॉ करो। मीडियन का मतलब होता है सर ये और ये डिस्टेंस बराबर। अब जो आपने ऊपर से मतलब पॉइंट डी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की है वो इसको पॉइंट ई पर मिलती है, इस मीडियन को, इसको पॉइंट एफ बोल देते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ एडी इज 4, एडी की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है सर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज 2√2/3, ओके, इसको भी ध्यान में रखना। फाइंड, क्या फाइंड करना है? द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ई फॉर ऑल इट्स पॉसिबल पोजीशन। हाँ देखो, ये 4 जो है ये तो आप अलग अलग एंगल पे ले जा सकते हो ना, इसको 4 को इधर भी कर सकते हो, नीचे भी ला सकते हो। तो जैसे जैसे डी वेरी करेगा वैसे वैसे ई भी आगे पीछे होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आंसर इज सर यस। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी इज 2। इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ पूछी है। कितने ऐसे पॉइंट आएंगे? एक पोजीशन है कि 2 पोजीशन है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ए बी सी। पहले तो एक काम करो, पहले यही चेक कर लेते हैं। प्लेन एबीसी के, जो प्लेन एबीसी होगा उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो एक बार बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? सर ये जो है हमारे पास में एसी वेक्टर वो हो जाएगा 2 सी में से ए घटाना है, या एक काम करो सी ए वेक्टर लिख लेते हैं। सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए में से सी घटाना है। मैं मतलब ये वाले दोनों वेक्टर लिखूंगा, इनका दोनों का क्रॉस करके इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लिख दूंगा। तो वहां से प्लेन एबीसी के परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो सर दिस इज -2 1 1, और जो ये है हमारे पास में बी ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में से ये घटाना, दिस इज 0 1 1। अब इनका हमें क्रॉस करना है, -2 1 1 0 1 1, आई कैप जे कैप के कैप। हाँ बताओ भैया फटाफट। तो आई कैप का कोफिशिएंट आ गया 1 -1 0, बिल्कुल सही। माइनस जे कैप का कोफिशिएंट आ रहा है -2, हाँ, और प्लस के कैप का कोफिशिएंट आ रहा है सर -2, ठीक है। तो हमारे पास में आ रहा है 0 2 -2। तो सर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0 1 -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन तो सही लिखा हुआ है। पहले तो इसका निपटारा किया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अभी मिसिंग है यार। अच्छा ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन? सर वो दे रखिए 2√2/3, है ना। और सर ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया सर हम फिर से निकाल लेते हैं। मैंने पूछा कैसे? जो आपने 2 वेक्टर्स बनाए थे और उनका क्रॉस ये आया था ना, इसके मैग्नीट्यूड का रूट ले लो। ऐसे ही होता ना, एक ट्राइंगल में आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो 2 के अलोंग या 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर पता करो, उनका क्रॉस निकालो और उसके, अच्छा ध्यान रखना क्रॉस जो आया था ना वो क्या आया था, जो बेस एरिया है ना वो थोड़ा अजीब सा आया था, देख लेना। एक सेकेंड, बेस एरिया जो आया था ना, मतलब आप बोल सकते हो सी ए वेक्टर का क्रॉस विद बी ए वेक्टर, वो आया था आपके पास में 0 2 -2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इस वेक्टर को निकाल लिया, इस वेक्टर को निकाल लिया, दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 4 8, दैट इज 2√2, और उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो बेस एरिया हमारे पास में हो जाएगा दैट इज 2√2/3। ये तो ये दे रखा है 1/3, एंड दिस इज 2√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। 3 से 3 गया, 2√2 से 2 गया, एच की वैल्यू सर 2 आ गई। तो हमें हाइट ऑफ द ऑल्टीट्यूड जो है वो मिल गई है 2। अब सिर्फ ये पता करना है कि ऐसे ई कितने हो सकते हैं। चलिए अब ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, बिकॉज उसी से ही हमारा बी और सी ऑप्शन में से डिसाइड होगा क्या है। तो सर एक चीज जो ध्यान रखना, जो आप ज्योमेट्री बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो आपको बताता है कि क्या कंडीशन आपको लगानी है। जैसे बच्चे बोलेंगे कि सर ए एफ की आप इक्वेशन लिखो, उसके ऊपर ई लाई कर रहा है। मैंने कहा एक बहुत बढ़िया बात है ये तो, ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या करोगे, सर ए एफ की इक्वेशन लिख दी, उस पर ई लाई कर रहा है। अब सर जैसे ही हमारे पास में ए एफ के ऊपर, पहले तो आप ए एफ की इक्वेशन बताओ। सर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए एफ? ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं पॉइंट जो है ना वो ये इसका एफ जो है इसका मिड पॉइंट है, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2,
तो 2 आ गया, 0 0 तो 0 ही आ गया, ये भी 0 आ गया। तो मैं पॉइंट ये वाला यूज कर रहा हूं, x माइनस 2, y माइनस 0, z माइनस 0। और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा या फिर ऐसे जो वेक्टर बनाओगे उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एक में से 2 गया तो -1, एक में से 0 गया तो 1, और एक में से 0 गया तो 1। ये हमारे पास में लाइन AF की इक्वेशन आ गई। आप सभी लोग जानते हैं कि E जो है वो इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो E को हम ये काम करते हैं लैम्डा के टर्म्स में मान लेते हैं। तो सर जब आप इसको लैम्डा के बराबर करोगे तो माइनस लैम्डा प्लस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस लैम्डा, और सर ये हो जाएगा लैम्डा और लैम्डा। तो बेसिकली सर आपने क्या कर दिया, मैंने कहा देख भाई मैंने ये वाला प्रोग्राम फिट कर दिया, ये पॉइंट E, ये D, ये A, ये 4, ये 2 और AE की जो लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं। और AE की लेंथ कैसे निकालेंगे सर, 1 1 1 ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट 1 1 1 है, और E के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो कितने आगे, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा। तो व्हाट इज AE वेक्टर बता दो आप तो पहले। तो सर 2 माइनस लैम्डा में से 1 गया तो 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा में से 1 गया तो 1 लैम्डा माइनस 1, और ये भी लैम्डा माइनस 1। तो अगर मैं आपसे AE डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं जब मैं स्क्वायर करूंगा तो लैम्डा माइनस 1 हो या 1 माइनस लैम्डा हो, तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज 3 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप इस पे आराम से कौन सी थ्योरम लगा सकते हो सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जिसमें आप क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है 16 बराबर 4 प्लस इसका स्क्वायर। तो लो भैया यहां से हम क्या बोलेंगे, दिस इज 12, और AE का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। तो लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी और एक बार लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू -2 आ जाएगी। यहां से आप लैम्डा 3 बोल सकते हो और यहां से आप लैम्डा -1 बोल सकते हो। अब हमारे पास में लैम्डा की 2 वैल्यूज आई है, दैट रिप्रेजेंट्स कि E के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे या 2 पोजीशंस होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सत्य हो जाएगा, देयर कैन बी 2 पोजीशंस ऑफ पॉइंट E। तो ACD हमारा सही जवाब हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्यूबॉइड जो एक बहुत सिंपल ज्योमेट्री होती है उस पर बेस्ड इन्होंने सवाल बनाया है। पढ़िए, OA OB OC आर द को टर्मिनस एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड। को टर्मिनस मतलब जो एक पॉइंट पे खत्म होते हैं, और आप उसको एक पॉइंट से शुरू होने वाले भी बोल सकते हो। ठीक है, L M and N बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साइड OA OB OC एंड देयर रिस्पेक्टिवली स्क्यू बॉडी डायगोनल्स। समझाता हूं, पहले तो आप इस पे एक क्यूबॉइड बना लो। क्यूबॉइड होता है बेटा जिसकी सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो। तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ध्यान सुनिएगा प्लीज। ठीक है, तो सर सारी साइड्स की लेंथ बराबर बनानी है हमें, तो ये लो। ठीक है, OA एक पॉइंट है, फिर OB एक पॉइंट है, फिर OC। मैं इस क्यूबॉइड की लेंथ जो है ना वो A मान रहा हूं, तो ये आ जाएगा A0 0, फिर सर ये आ जाएगा 0 A0, और ये आ जाएगा सर 0 0 A। ठीक है जी, हाँ साइड लेंथ जो है ना, मैंने सारी साइड्स की लेंथ क्या मान ली, A। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, इसने जो वर्ड यूज किया है, वैसे तो आप सारे वेक्टर्स भी लिख सकते हो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसने जो वर्ड यूज किया है LMN किसकी लेंथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में है, एक एज एंड उसकी स्क्यू बॉडी डायगोनल। देखो बॉडी डायगोनल कितनी होती है क्यूबॉइड में, जिस कमरे में आप बैठे हैं मान लो उसकी सारे दीवारों की लेंथ बराबर हो जाए या सारे एजेस की लेंथ बराबर हो जाए तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। बॉडी डायगोनल सर एक अपोजिट कॉर्नर्स को, 2 3 और 4, मतलब सर एक एज के रिस्पेक्ट में, ध्यान से विजुअलाइज कीजिएगा, एक एज के रिस्पेक्ट में 4 बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल तो हमेशा ही 4 है, फिर ये और ये। ठीक है, अब इनमें से स्क्यू कौन सी है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करती, एक एज के लिए, जैसे मान लो ये वाला एज है, इस सामने वाली दीवार की नीचे वाली लाइन, ये एक एज लेते हो, तो कौन सी बॉडी डायगोनल है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी? सर जो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी वो तो इसको इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे, तो इसको हटाओ। जो वहां से स्टार्ट होकर यहां आएगी ये इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। समझ में आया? जो यहां से स्टार्ट होकर यहां आएगी ये इस एज को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। 3D में विजुअलाइज कीजिएगा प्लीज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आंसर इज सर यस। जो यहां से ये वाला जो एज है और ये वाली बॉडी डायगोनल है, ये
ठीक है। कोई बोले सर यही दो क्यों ले, एक और भी तो हो सकती है। मैंने कहा कौन सी? देख, अब अगर ये वाला एज ले रहा है तो वहां से स्टार्ट होके जो वहां जाएगी वो तो इंटरसेक्ट करगी उसको आगे जाकर, फिर वो वहां से स्टार्ट होके जो दूसरी जाएगी, तो दो स्क्यू बॉडी डायगोनल्स हैं। और सिंस क्यूबॉइड सिमेट्रिक होता है तो चाहे आप ये वाली बॉडी डायगोनल ले लो, चाहे आप ये वाली बॉडी डायगोनल ले लो। व्हेन आई से ये वाली बॉडी डायगोनल मतलब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, एंड व्हेन आई से वो वाली बॉडी डायगोनल दैट मींस मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं इसकी। ठीक है, हाँ ये ऊपर से निकल के आ गई, तो कोई भी एक बॉडी डायगोनल बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट लिख लिया, ए बी सी डी इसको बोल रहा हूं। एक्सजेड प्लेन में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी ए। ठीक है, अब मैं आपसे ये वाली बॉडी डायगोनल का एक वेक्टर पूछ रहा हूं जो कि आप आराम से बता सकते हैं। व्हाट इज दिस वेक्टर? तो आप सर इस वेक्टर के लिए बोलोगे डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट घटा दो, तो a माइनस 0, ए 0 में से a गया माइनस a और ये आ गया a। और अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो आप बोल सकते हो सर दिस इज नथिंग बट या फिर एक काम करो यही ठीक है। तो मतलब आपने दो लाइंस लिख ली सर। ठीक है, एक लाइन जो बी और डी से पास कर रही है, ध्यान सुनना, ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हो जाएंगे a माइनस ए, और दूसरी लाइन जो है ना, दूसरी लाइन वो है ये o और a से पास कर रही है और a पर कोऑर्डिनेट है a0 0। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूं। और ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ही इफेक्टिवली पूछी जाती है और यूज की जाती है कि दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो सर दो डिटर्मिनेंट आते हैं, ध्यान सुनना, दो डिटर्मिनेंट आते हैं जिसमें ऊपर और नीचे वाले डिटर्मिनेंट की जो सेकंड और थर्ड रो है वो तो आपको पैरेलल वेक्टर से फिल करनी है। सुनते जाना आराम आराम से, जिसको नहीं याद है उसको याद भी हो जाएगा। मतलब सर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर सर यही वेक्टर हो जाएगा a में से 0, क्योंकि ओरिजिन मतलब 0 0 0। तो अगर मैं इसके पैरेलल वेक्टर पूछूं तो a माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये आ जाएगा सर a 0 0। और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर पूछूं तो सर ये आपने निकाल ही रखा है a माइनस a। ठीक है, हाँ है ना। सिमिलरली सर इसकी भी दो रोज यही हो जाएंगी। अब डिनोमिनेटर वाले में सर इन दोनों का हम क्रॉस लेते हैं और जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और न्यूमरेटर में क्या होता है, एक पॉइंट आप इस पे लो और एक पॉइंट आप इस पे लो, मतलब जो दो लाइंस आपके पास क्यू है ना, उन पे लाई करने वाले जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उनके बीच का एक वेक्टर लिख दो, और वो जो वेक्टर होगा उसके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट या जो मल्टीप्लीकेशन होगी आई कैप जे कैप के कैप के साथ वो यहां जचाई जाती है, यहां जमाई जाती है। बिल्कुल सही सर। तो सर एक ओरिजिन ले लिया, एक हमने पॉइंट डी की जगह पॉइंट बी ले लिया, 0 a 0। अगर मैं इन दोनों के बीच का वेक्टर पूछूं तो आप बोलोगे सर 0 माइनस 0 गया a माइनस 0। देखो 0 माइनस 0 0, a माइनस 0 a और 0 माइनस 0 ये, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा सर 0 a 0, 0 a 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पूरे पर ध्यान रखना, सिंस डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड है। तो सर आप इसके अलोंग ओपन कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो a मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस a स्क्वायर और माइनस 0। तो सर ऊपर वाले का तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर में सर आई कैप का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 0, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है a स्क्वायर, और के कैप का जो कोफिशिएंट आ रहा है सर वो हमारे पास आ रहा है माइनस a स्क्वायर। तो बेसिकली जो वेक्टर निकल के आया है वो आ रहा है 0 माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मींस 2a की पावर 4 और उसका रूट, तो ये आप बोलोगे सर दैट इज रूट 2a स्क्वायर। तो बेसिकली सर मैग्नीट्यूड मॉड लगा हुआ है तो a क्यूब माइनस साइन गायब हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a अपॉन रूट 2। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि बॉडी डायगोनल और उसका जो स्क्यू एज है, स्क्यू एज मतलब बॉडी डायगोनल को ना इंटरसेक्ट करने वाला एज, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है a अपॉन रूट 2। a इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। आप अब एक चीज अच्छे से देखिएगा प्लीज कि सर सिमेट्री की मदद से आप ये बोल सकते हो कि तीनों लेंथ बराबर होंगी। हाँ, और जिसको इस बात में डाउट है कि सर अब की बार मैं तो एज लूंगा OA और स्क्यू बॉडी डायगोनल लूंगा इसको और इसको ज्वाइन करने वाली ऐसे, और उसके बीच में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा तो a अपॉन रूट 2 आएगा। आप सिमेट्री का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये तो सर हो गया खत्म। चलिए जी एक बात बताओ, तो हमारे पास सर L की वैल्यू आई है a अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन L कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन a, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन a स्क्वायर।
तो सर ये वाली चीज होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओ ए, ओ ए की लेंथ आपने ली है सर ए, तो दिस इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ है सर 6 बटे ए स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 3 बटे ए स्क्वायर। सर ये वैल्यू पूरी की पूरी आ गई सर 2। ठीक है, आसान सा सवाल, बट हाँ लैंग्वेज वाइज आपको कॉम्प्लिकेटेड, और जो पूछा है वो थोड़ा दिखने में डरावना, बस। ठीक है जी, चलिए अगला जो है वो हमारे पास है एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, जिसमें ए टू सी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरलिंक्ड है। फटाफट देखते हैं इसमें क्या होगा। सर वीडियो पॉज कीजिए और सवाल एक बार पढ़ लीजिए, डायग्राम जरूर बनाइएगा। सर एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं सर 0 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 2। इट्स ऑर्थो सेंटर इज एच, इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो एच है और इसका जो सर्कम सेंटर है वो एस है। एंड पी इज द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी एंड ओरिजिन। पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी और सी से और ओरिजिन से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तब आपको क्या बोलना है, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर पूछा है, और यहां पूछा है सर हमने वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, और यहां हमसे पूछा है पी ए दूरी कितनी होगी, मतलब पॉइंट ए आपको निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। पहले आप ऑर्थो सेंटर बताइए। सर ऑर्थो सेंटर एक ऐसा होता है सर, परपेंडिकुलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज अवर एच, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। सर इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए अल्फा बीटा गामा। अब मैं पता है क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि मैंने बनाया ये वाला वेक्टर, ध्यान सुनना, मैंने कौन सा वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर, ए से लेके एच की तरफ। ये वाला वेक्टर बताना भैया, ए से लेके एच की तरफ, तो एच में से ए घटाओ, सर दैट इज अल्फा -2 बीटा और गामा, है ना, अल्फा -2 बीटा और गामा। ठीक है सर, ये वेक्टर जो है सर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाँ है ना, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये वाली पूरी अल्टीट्यूड इसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें से ये वाला पॉइंट घटाओ और मुझे बताओ। सर 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया तो सर ये 0, फिर -1, और 2 में से 0 गया तो ये। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो सर अल्फा -2 इंटू 0 गया, दैट इज माइनस बीटा प्लस 2 गामा बराबर 0। एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई। जैसे मैंने ये वाली चीज की, बच्चे समझ गए कि अब क्या करना है। फिर उन्होंने क्या किया, सर अगला यहां आ जाओ, फिर तो ऐसा भी होगा सर कि ये वाला जो वेक्टर है आपका, मैंने कहा बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चाहो तो आप रिवर्स कर दीजिए, यहां से यहां की ओर चलो। ठीक है, कोई सा भी डायरेक्शन में बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सर ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, सर एच के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट घटाने हैं, तो अल्फा बीटा -1 एंड गामा, और ये वेक्टर जो है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जो कि आप आराम से देख के बोल सकते हैं। ये कितना आएगा, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया ये, 0 में से -2 गया, इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए, दैट इज 2 अल्फा 0 -2 गामा बराबर 0। ठीक है जी, तो हमारे पास में एक इक्वेशन जो है वो ये आ गई। फटाफट तीसरी इक्वेशन बताइए सर। तो सर ये लो, ये वाला वेक्टर हम बना लेते हैं। सर ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा -2, और ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इसका डॉट जो है मैं इन दोनों के बीच के वेक्टर के साथ 0 कर रहा हूं, 2 - 0 2, 0 -1 -1 और 0 -0, दिस इज 0। तो सर ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, है ना, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ले देकर सर कितनी इक्वेशंस होगी, 3 इक्वेशन 3 अननोन। फटाफट सॉल्व करते हैं। सर यहां से हमारे पास में आ रहा है बीटा बराबर 2 गामा, यहां से हमारे पास में आ रहा है 2 अल्फा बराबर बीटा, और यहां से आ रहा है सर अल्फा बराबर गामा। ठीक है, हाँ है ना। अगर मैं अल्फा की वैल्यू गामा यहां रखूं तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू गामा यहां रखूं तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी। मतलब सर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आया? या फिर आप बीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। तो 3 इक्वेशन तो बनी, बट सर वो लॉजिकल सी बराबर सी बनी, मतलब उसमें हम अल्फा बीटा गामा नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए कि एक कंडीशन और मिसिंग है, एंड दैट इज कि ये जो पॉइंट एच है, ये पॉइंट एच क्या ट्राइंगल एबीसी के प्लेन पे लाई करता है क्या? तो आंसर इज सर यस। इसका मतलब सर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ट्राइंगल एबीसी
मतलब ट्राइंगल एबीसी को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख दे। मैंने कहा हाँ। वो कैसे लिखते हैं सर? साइड्स के अलोंग वेक्टर लिखो, उनका क्रॉस करो, परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने कहा जरा देखना, व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी? आई कैप, जे कैप, के कैप। सर इसमें से ये घटा रहे हो तो -2 1 0, ठीक है। और इसमें से ये घटा रहे हो तो सर -2 0 और 2। फटाफट आई कैप का कोफिशिएंट आएगा सर 2, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट कितना आएगा -4, और के कैप का जो कोफिशिएंट आएगा आपके पास में वो आ जाएगा सर +2। तो बेसिकली सर ये आ गया 2 4 2, जिसको आप बोल सकते हो सर और करके परपेंडिकुलर वेक्टर ही चाहिए तो इसको 1 2 1 भी बोल सकते हो, बिकॉज आपने ये डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी, यही लोग जाकर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बनेंगे और बराबर हम मान लेते हैं डी निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। तो मैंने इसको 2 0 0 से पास करवा दिया पॉइंट ए से, तो आप बोलोगे कि सर डी की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास में कैसी आ गई सर? दैट इज x + 2y + z बराबर 2। आप चाहो तो देख सकते हैं कि इसको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ट्राइंगल एबीसी के, 2 0 0 0 0 2 0 1 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर ये जो पॉइंट है ना अल्फा बीटा गामा, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और पॉइंट पुट करते वक्त हमारे दिमाग में कैलकुलेशन के साथ साथ टाइम सेविंग भी चल रही है। हमें सर सिर्फ उसने z कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब गामा पूछा है, तो बीटा और अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा पुट कर दो। तो सर ये वाला पॉइंट आप इस पे रखते, मतलब अल्फा बीटा गामा इसमें सेटिस्फाई करते, तो अल्फा की जगह हमने गामा रख दिया, सर बीटा की जगह हमने 2 गामा रख दिया, तो ये हो जाएगा 4 गामा, और z की जगह तो गामा रखना ही है, ठीक है। तो 6 गामा बराबर 2, गामा की वैल्यू आ गई सर 1/3, गामा की वैल्यू आ गई सर 1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई परेशानी है किसी को? तो आंसर इज सर नो, ठीक है। अब अगला जो है उसने y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर पूछा है। मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं, बिकॉज इसको मैं डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन बोलूंगा, ठीक है। अब सर्कम सेंटर में क्या होता है सर? सर्कम सेंटर आप कहीं पर ऐसे मान लीजिए S, तो वो परपेंडिकुलर होता है किस किस के? एक तो ये वाली चीज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और ये वाली चीज, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? वापस वही, इसके कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इन दोनों की मदद से निकाल लोगे मिड पॉइंट, इनकी मदद से ये वाला वेक्टर निकाल लो, निकाल लिया। अब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कर दो, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। पॉइंट S जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करता है, y कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। दिस इज अगेन डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन, सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन है, बस आपको मिड पॉइंट को घटाकर S से, मतलब पहले मिड पॉइंट निकालना है, फिर S में से घटाकर आपको आगे बढ़ना है। सर ये जो है ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपको स्फीयर वगैरह सब इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट एक P ऐसा है जो तीनों से बराबर दूरी पर है, तो पॉइंट P सर फिर से मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, सिंपल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और मैं ओपी स्क्वायर पूछ रहा हूं। फिर इसकी सर एपी कितनी हो जाएगी? पॉइंट पी की ए से दूरी, तो अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। फिर इसकी पी बी कितनी हो जाएगी, मतलब पॉइंट पी की बी से दूरी, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कैसा लग रहा है? हाँ सर। और पी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा -2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये सारे बराबर हैं, तो कोई भी दो को इक्वेट कर दो, काम खत्म, आपका जो आंसर है वही आ जाएगा। जैसे इन दोनों को इक्वेट करूंगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया सर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 - 4 अल्फा, ये और ये भी कैंसिल हो गया सर, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब अल्फा 1 आ गया तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, ये तो हो गया, ठीक है। अब आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो अल्फा और बीटा स्क्वायर, मतलब हाँ, किस किस को इक्वेट करोगे? किन्हीं भी दो को पकड़ के फिर से इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो अब की बार यहां से गामा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, सब आ गए। तो जब आपके पास में पॉइंट पी ही आ गया, तो आप क्या एपी नहीं निकाल सकते? तो आपका जो आंसर है वो डी आएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे बढ़कर। चलिए जी, तो इसी के साथ हमारा आज का धमाकेदार लेक्चर खत्म होता है, ठीक है।
ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर से आप ये जरूर सीखना कि जी एडवांस में 3D के क्वेश्चंस आते हैं और वो आसान होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे थोड़ी कैलकुलेशन करवा लेगा, दैट इज थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे दैट आर वेरी इजी एंड डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, कि इमेज निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, इसकी डिस्टेंस निकालो, ये सब बातें आपको बताई गई हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जेई एडवांस में 3D और वेक्टर का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, 4 दीजिएगा पेपर को। धन्यवाद।